हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम लोग अपने ग्रहों की इस सीरीज में बृहस्पति ग्रह की बात करेंगे। जो दर्शक इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पराशरी ज्योतिष के थ्रू कुंडली का अध्ययन कैसे करें, इसकी एक सीरीज चला रखी है, जिसके तहत अभी तक हम लोग 12 भावों के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। उनके क्या कार तत्व हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं कुंडली में, किस किस डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने बहुत डिटेल में देखा है। इसके साथ साथ हम हर एक लग्न की सीरीज़ को भी हम कर चुके हैं। हमारे 12 लग्न होते हैं। 12 लग्नों के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति का चरित्र, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसके फैमिली बैकग्राउंड, उसके खुद का कैरियर, उसका मैरिज लाइफ, संतान, इन सब के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने अभी ग्रह की सीरीज करना स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम लोग सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध ग्रह को कवर कर चुके हैं। यदि आपको इन विषयों से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। आज हम अपने ग्रहों की इस सीरीज में बृहस्पति ग्रह की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बृहस्पति जो है वो पुराणों के अनुसार क्या है। तो बृहस्पति को ऋषि अंगिरा का पुत्र माना गया है। ये मानता है कि ऋषि अंगिरा की पत्नी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एक व्रत बताया। उस व्रत के करने से उन्हें एक बेहद तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई, जिनका नाम बृहस्पति रखा गया। बृहस्पति बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रतिभावान तेजस्वी थे। बाद में इन्हें देवों के गुरु की उपाधि दी गई और 9 ग्रहों में भी इनको स्थान दिया गया। ये एक पुराणों के अनुसार मानी गई मान्यता है। ज्योतिष में बृहस्पति या गुरु जिनको हम बोलते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। बृहस्पति को 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। इनको ज्ञान का कारक माना गया है, भाग्य का कारक माना गया है, फॉर्च्यून का कारक माना गया है। हमारी उत्पत्ति का कारक सूर्य को माना गया है और मंगल को हमारी ऊर्जा का कारक माना गया है। तो गुरु को हमारी जीभ का कारक माना गया है, हमारी सांसों का कारक माना गया है। हमें जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है या जो भी हम समझते हैं, उसका कारक भी गुरु को ही माना गया है। यदि किसी की कुंडली में गुरु का पोजीशन अच्छी नहीं है, तो ये समझ लिए कि उसका जीवन काफ़ी कठिनाइयों से गुजरने वाला है। हमें किसी भी चीज़ को सीखकर समझना और समझकर उसे किसी और को समझाना, ये कार्य गुरु ही करता है। गुरु ही हमें ये बताता है, ये सिखाता है। गुरु एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं किसी भी जातक के जीवन में। और ये दोनों ही गुरु की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, गुरु प्लैनेट की जो हम ग्रह मानते हैं, और हमारे जीवन में जो हमारे गुरु होते हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल जो गुरु है बृहस्पति, जिनको हम बोलते हैं प्लैनेट, वो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति को भी देवों का गुरु माना गया है। ये सत का कारक माने गए हैं। किसी भी इंसान को बनाने का और उसे सही मार्ग पर चलाने का कार्य जो है वो गुरु का है। यदि गुरु का मार्गदर्शन सही नहीं मिलेगा इंसान को, तो वो अपने जीवन के सही पथ से भटक जाएगा। बृहस्पति को मानव जीवन में शुद्धि का कारक भी माना गया है। अब हम पहले बात करते हैं बृहस्पति के सारे सिग्निफिकेंस की, जो मैं अभी जैसे बता रहा था उनके साथ साथ और कौन कौन से सिग्निफिकेंस होते हैं। साथ ही साथ हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे यहाँ पर, जिससे कि हम उनको बहुत अच्छे से समझ पाएँ और किसी भी कुंडली में उसको किस तरह से यूज किया जाता है प्रेडिक्शन करने में या समझने में, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, गुरु क्या है? गुरु आपका ज्ञान है, गुरु आपकी विजडम है, आपका फेथ है। गुरु को संतान का भी कारक माना जाता है और गुरु को आपके विवाह का भी कारक माना जाता है। तो कई बार अगर आपको संतान में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या विवाह लेट हो रहा हो, तो आपने देखा होगा
कि जो ज्योतिषी होते हैं वो कई बार आपको बताते हैं कि आप बृहस्पति का व्रत रखें, गुरुवार को फास्ट रखना स्टार्ट करें। वो किस लिए? वो आपके गुरु को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो आपकी कुंडली को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपको अगर गुरु का रिलेटेड कोई काम कराए जाएं, गुरु को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो जो कार्य आपके रुके हुए आपके जीवन में वो स्टार्ट हो जाएंगे, स्पेशली विवाह वाला कार्य। इसके साथ साथ गुरु क्या है? आपकी शिक्षा, आपकी एजुकेशन है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, जो आत्मविश्वास आपका होता है, वो गुरु से ही आता है। यदि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं और आपको अपने ऊपर फेथ नहीं है, तो समझिए कि आपका गुरु आपकी कुंडली में सही जगह पर प्लेस्ड नहीं है, या वहाँ पर कुछ ना कुछ इस पीरियड में प्रॉब्लम आ रही है जो आपको अपने ऊपर फेथ करने से रोक रहा है। यदि आपको अपने ऊपर फेथ करना आता है, आप अपने ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत सही काम कर रहे हैं। तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने की एक ये रेमेडी भी है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसे कॉन्फिडेंस के साथ करें और अपने ऊपर फेथ जरूर रखें, विश्वास जरूर रखें। यदि आपका विश्वास डगमगा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरु आपके कमज़ोर हो रहे हैं। गुरु जो है वो न्याय का कारक है, सत्य का कारक है। गुरु जो है वो धर्म का कारक है। गुरु मतलब बृहस्पति की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, प्लैनेट की। वो धर्म का कारक है। धर्म का मतलब हमेशा पूजा पाठ ही नहीं होती है। धर्म का मतलब होता है सही बात को सही कहना, इतनी हिम्मत रखना चार लोगों के सामने कि हाँ ये बात सही है। ऐसा नहीं है कि आप पीछे तो कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन जब चार लोग आए तो गलत बात को अगर वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो आप भी उनके साथ हो लिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली गुरु आपके लिए सही काम नहीं कर रहा है। गुरु का सही काम करने का मतलब है कि जो बात सही है आप हमेशा उस पर अडिग रहेंगे। सामने कोई भी हो, आप उसकी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आप न्याय का साथ देंगे। जो सही है आप केवल उसी की बात करेंगे वहाँ पर। और ये भी एक धर्म का स्वरूप है, धर्म को पालन करने का एक स्वरूप है ये। जरूरी नहीं है कि हर इंसान पूजा पाठ करते करके ही धर्म का पालन करता है। जो मंदिर होते हैं, जो भी पूजा के स्थल होते हैं, उनको भी गुरु से ही या बृहस्पति से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब गुरु जो ग्रह है वो आपके मंदिर को, पूजा स्थल को, तीर्थ स्थान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हवा, हवा कौन सी हवा? एसी की हवा नहीं, जो नेचुरल हवा है वो भी गुरु से ही रिप्रेजेंट की जाती है। तो जो लोग वास्तु करते हैं या वास्तु जानते हैं, उनको इसका पता होगा। जब भी गुरु आपकी कुंडली में अगर सही नहीं है, आप अपने घर में ऐसी जगह रहें या अपना घर ऐसा बनाएं जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो। यदि आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन है, इसका मतलब है गुरु हमेशा आपके लिए अच्छा कार्य करेंगे, काफ़ी हद तक। क्योंकि इसके अलावा बहुत सी चीज़ें कुंडली में देखी जाती है, लेकिन ये एक तरह से रेमेडी है गुरु के लिए। जो भी ऋषि मुनि संत पुजारी जो हैं, उनको भी गुरु से ही रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु हमारे पिता का भी कारक है। गुरु हमारे भाग्य, जैसे मैंने बोला, लक, फॉर्चून का भी कारक है। और जो स्पिरिचुअलिटी जो होती है, जो आध्यात्म होता है, उसको भी गुरु रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कितना लाभ हो रहा है, लाभ किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट इज़ नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी। आपको जो लाभ हो रहा है, जो गेन हो रहा है, वो भी गुरु हैं। जैसे लाभ और गेन क्या हो सकता है कि आपको जो आपका स्टेटस है उसमें गेन हो, राइट। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, वो भी तो एक तरह से गेन है ना, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी गुरु से देखी जाती हैं। गुरु दान करना है, चैरिटी करना है। यदि आपका गुरु सही नहीं है तो आप चैरिटी करके भी गुरु को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये भी एक गुरु की रेमेडी है। पीपल का जो पेड़ होता है वो भी गुरु को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आप पीपल के पेड़ पे पानी डालते हैं, पीपल के पेड़ में, उनकी जड़ों में पानी डालते हैं, इसका मतलब आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप गुरु की कोई ना कोई रेमेडी कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा गुरु क्या है? आपकी वेल्थ, धन, उसको भी गुरु से रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु एक्सपेंशन है, मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाना। जहाँ पर भी गुरु की दृष्टि होगी
उस घर की चीज़ों को गुरु जो है थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो गुरु इस तरह से क्या है, एक एक्सपेंशन है। यदि पाँचवें घर पर गुरु की दृष्टि है तो क्या होगा, आपका भाग्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको एक्सपेंड कर देगा गुरु। गुरु की अगर दृष्टि आपके कैरियर के भाव में है, मतलब 10वें घर में है, तो क्या होगा, आपका जो स्टेटस है, जो आपका कैरियर है वो बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। यदि 7वें घर में है तो आपका बिजनेस एक्सपेंड होने के चांस हैं, राइट। तो इस तरह से गुरु क्या है, वो एक्सपेंड होने के भी कारक हैं। आपके ऊपर कितनी देवी कृपा है, ईश्वरी कृपा कितनी है, यह आपकी कुंडली में गुरु से ही निर्धारित की जा सकती है। तो गुरु क्या है, गुरु आपके लिए आपके जीवन में ईश्वरी वरदान है, ईश्वरी कृपा है। जिस घर में भी गुरु बैठे होंगे आपकी कुंडली में, आप समझ लीजिए कि उस घर के प्रति जितने भी कार तत्व हैं, जो भी सिग्निफिकेंस हैं, आपको उस घर के प्रति ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है, देव गुरु बृहस्पति के उस घर में बैठने से। गुरु कानून है, लॉ है, लॉ से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो भी गुरु है। यदि हम धातु में बात करें तो गुरु क्या है, गोल्ड, सोना है। गुरु भक्ति है, डेवोटी जो हम होते हैं ना, भक्त जो होते हैं और जो उनकी भक्ति होती है, उसको भी हम गुरु से रिप्रेजेंट करते हैं। वेद पुराण जो भी हमारे पास धर्म की ग्रंथ होते हैं, उन सबको भी हम गुरु से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बताया, गुरु क्या, पुजारी, राइट, संत महात्मा ऋषि मुनि, ये भी गुरु हैं। शास्त्रों को जिसका बहुत अच्छा ज्ञान होता है वो भी गुरु है। हमारे जीवन में गुरु क्या मानते हैं, हम मानते हैं गुरु एक हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं, राइट। तो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं एक अच्छे सलाहकार के फॉर्म में भी। एक काउंसलर जो है वो भी गुरु होता है। एक न्यायाधीश, जज, वो भी गुरु है, राइट। सदाचार, शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार करना, ये भी गुरु है। इसके साथ साथ गुरु क्या है, आपकी बॉडी में जो फैट है, जो चर्बी आपकी बॉडी में, वो भी गुरु से ही रिप्रेजेंट की जाती है। गुरु आपके लिए एक तरह से मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें होती हैं वो भी गुरु से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको भी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक प्लैनेट गुरु जो है वो आपके जीवन में क्या क्या डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारी डोमेन बहुत ज़रूरी है एक अच्छे इंसान के लिए। गुरु को माना गया है कि गुरु जिस घर में भी बैठेंगे या गुरु की दृष्टि जिस घर में भी डलेगी, वहाँ पर गंगा जल का काम गुरु कर देंगे, क्योंकि गुरु को शुद्धि का कारक माना गया है। तो अतः गुरु जिस घर में होंगे, जिस भाव में होंगे, जहाँ देख रहे होंगे, जिस ग्रह के साथ होंगे, वहाँ गंगा जल का काम करेंगे। आपके विचारों में कितनी क्लैरिटी है, ये भी गुरु से ही रिप्रेजेंट की जाती है। कई लोग होते हैं जिनके विचार बिल्कुल क्लियर नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें अपने जीवन में क्या करना है, उन्हें किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती है। समझ लीजिए कि उनकी कुंडली में गुरु बहुत ही गलत पोजीशन में बैठे हुए हैं, या हम बात करें गुरु बहुत ही ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, गुरु अपना काम कर ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में, विचारों में और उनके पथ कैरियर में कोई भी क्लैरिटी नहीं है उनको। जैसे मैंने बताया, गुरु क्या था, आपके प्राण, जीवन, जीव और सांस का भी कारक है, राइट। गुरु को मैंने पीपल के पेड़ से क्यों जोड़ा, मैंने आपको बोला भी कि गुरु जो है पीपल का पेड़ भी है। पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है, अगर आपने सुना हो साइंटिफिक तरीके से, अगर वैज्ञानिक तरीके से हम बताएं, तो पीपल का एक ऐसा मात्र पेड़ होता है जो 24 घंटे ऑक्सीजन को निकालता है, और ऑक्सीजन या सांस क्या है, गुरु। इसलिए गुरु को पीपल के पेड़ से भी रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। तो यदि हम, जैसे मैंने बोला, पीपल के वृक्ष में अगर हम पानी देंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, इसका मतलब हम अपने गुरु को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, पीपल के पेड़ को पानी देना या उनकी सेवा करना या बड़ा करना, उसका मतलब है वृक्ष, छोटे से पेड़ को, पौधे को पेड़ की तरह बड़ा करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक पेड़ पहले से लगा हुआ है, आप वहाँ पर उसकी सेवा कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, ऑलरेडी लोग उसकी सेवा कर चुके हैं।
तो वहाँ पर ये नहीं है कि आपका गुरु वहाँ पे मजबूत नहीं होगा, लेकिन वो इतने अच्छे बेनिफिट नहीं दे पाएगा जितना कि जब आपको फ़ायदा मिलेगा, जब आप पीपल का एक छोटा सा पौधा लगाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसमें पानी देंगे और उसको धीमे धीमे बड़ा करेंगे। इसका मतलब है आप अपने गुरु को मजबूत कर रहे हैं स्टार्टिंग से। गुरु आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का कारक है। खुशहाली जो भी आपको प्राप्ति होती है खुशहाली की, वो भी गुरु से ही प्राप्त होती है, राइट। तो ये सारे जो कार्य तत्व हैं ये गुरु के हैं। गुरु जो है एक संयम, पहचान, एक आदर्श नीति, इन सबको भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जो आत्मबोध है, आपकी आत्मा का जो ज्ञान, वो भी गुरु से ही रिप्रेजेंट होता है, राइट। जो पठन पाठन है, योग, वो भी गुरु से ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या है, गुरु एक बहुत अच्छे प्रबंधक हैं। बैंक में काम करने वाला, साहूकार और जो प्रबंधक मतलब मैनेजमेंट में जो है, वो भी, उसको भी हम गुरु से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जो ग्रंथ हैं, जो आपके रीति रिवाज हैं, जिनको आप मानते हैं, आपकी मान्यता हैं, मान्यताएं हैं, जो जो आपका आचरण है, जो आप त्याग करते हैं, वो भी गुरु से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। गुरु स्त्री की कुंडली में, फीमेल की कुंडली में पति का कारक भी होता है। इसके अलावा क्या है, गुरु आपके पेट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टमक जो होता है उसको भी गुरु रिप्रेजेंट करते हैं। तपस्या, साइकोलॉजी, ये भी गुरु के ही कारक है। तो यदि किसी की कुंडली में गुरु सही नहीं है या अनुकूल परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि गुरु की जो आयु होती है वो 24 वर्ष की होती है। 24 वर्ष का मतलब होता है जब से आप पैदा हुए हैं और आपके 24 वर्ष के बीच में। हो सकता है अगर गुरु आपकी कुंडली में सही काम नहीं कर रहे हैं तो तब तक उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, कि वो आपकी कुंडली में अगर नेगेटिवली भी काम कर रहे होंगे तो उस समय ज़्यादा नेगेटिव काम करेंगे। लेकिन 24 ईयर्स के बाद, 24 साल के बाद उनका जो बल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और यदि आपकी कुंडली में वो नेगेटिवली काम कर रहे हैं तो वो काम करना थोड़ा सा नेगेटिव कम कर देते हैं, तो आपको उसमें क्या है, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी की कुंडली में गुरु काफ़ी अच्छी पोजीशन में हो या गुरु प्रधान कुंडली जो हम बोलें वो अगर हो, तो व्यक्ति का पर्सनालिटी कैसी कैसे हो सकती है। मतलब अब हम थोड़ा सा गुरु के बारे में ऐसा जानने की कोशिश करते हैं कि गुरु का प्रभाव व्यक्ति की पर्सनालिटी पर, उसके किस किस बॉडी पार्ट्स पर पड़ता है, उसके प्रोफेशन पर क्या फर्क पड़ता है, कौन कौन सी बीमारियां गुरु दे सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम पर्सनालिटी की बात करें तो गुरु जो है आपको भाग्यशाली बनाते हैं। गुरु फैट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा चर्बी वाले जो लोग होते हैं, हल्का सा मोटा टगड़ा जो होता है, वो गुरु के कारण हो सकते हैं। जो हेल्दी जो लोग बोलते हैं ना कि हेल्दी है काफ़ी, वहाँ पर हो सकता है वो गुरु के प्रभाव से ऐसा हो। तोंदू जो होते हैं, जिनके पेट बाहर निकले होते हैं, वो भी गुरु के प्रभाव से होते हैं। इसके साथ साथ और क्या होता है, सदाचारी। गुरु जो है किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा सदाचारी, शिष्टाचारी, ज्ञानी, नॉलेजेबल बनाते हैं। गुरु हमेशा प्रेरित करते रहते हैं किसी हर जातक को कि वो हमेशा सही का साथ दे, न्याय संगत ही बात करे। इसके साथ साथ यदि कुंडली में आपके गुरु सही हैं तो आप बहुत जल्दी संतुष्ट होने वाले होंगे, आप प्रसन्नचित्त रहने वाले होंगे, खुश रहने वाले होंगे, बुद्धिमान होंगे, दृढ़ निश्चय आपका अच्छा अच्छा होगा, दृढ़ निश्चयी आप होंगे, आप विश्वास पात्र होंगे, आपके बहुत सारे लोग होंगे और अच्छे मित्र आप बन सकते हैं किसी के भी। आपके जो विचारों में काफ़ी क्लैरिटी होगी, आपका पाथ जो है बहुत क्लियर होगा, आपको पता होगा कि आपको कब क्या कैसे करना है। गुरु जातक को बहुत ज़्यादा परोपकारी बनाते हैं, आशावादी भी बनाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनाते हैं गुरु। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक आपकी सोच रहती है। इसके साथ साथ आप काफ़ी दयालु, कोमल हृदय वाले भी होते हैं, सत्य का आचरण करने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु आपकी बॉडी पार्ट्स में क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुरु
मोटापे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु सही नहीं है तो आपको हो सकता है मोटापा की प्रॉब्लम रहेगी। स्पेशली जब गुरु की दशा महादशा चलेगी और गुरु आपकी कुंडली में सही कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे इस पीरियड में जो भी जातक होता है वो हेल्दी हो जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना, ये केवल जब ही होता है जब गुरु आपकी कुंडली में सही कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु सही कार्य कर रहे हैं तो आप गुरु की दशा और महादशा में मोटे नहीं होंगे। मोटे होने का मतलब ही है कि गुरु आपके लिए सही कार्य नहीं कर रहे हैं। गुरु इसके साथ साथ आपकी थाई, आपकी जांघ को, आपकी नसों को, धमनियों को, आर्टरीज वेंस जिसे हम बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिलेटेड बीमारियां भी आपको दे सकते हैं। ब्लड रिलेटेड जो बीमारी होती हैं वो भी कभी कभी गुरु आपको, मंगल तो देते हैं, गुरु भी कई बार दे सकते हैं। ठीक है, आपके चेस्ट, लीवर, ये सब भी गुरु से ही रिप्रेजेंट होते हैं। आपको डाइजेशन की जो प्रॉब्लम हो सकती है गुरु से हो सकती है, वो गुरु आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्टमक, पेट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो भी गुरु आपको दे सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कुंडली में गुरु की पोजीशन कैसी है, राइट। इससे साथ साथ यदि हम प्रोफेशन की बात की जाए तो गुरु आपको अध्यापक बना सकते हैं, एक अच्छा प्रोफेसर बना सकते हैं, शिक्षक बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं, जज, न्यायाधीश, वैज्ञानिक, बैंक में कार्य करने वाला, पंडित, ऋषि मुनि, एक आध्यात्म गुरु, संत, धर्मशास्त्री, ब्रोकर, राइट, काउंसलर, बहुत अच्छी सलाह देने वाला भी गुरु आपको बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु सबसे शुभ ग्रह हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कुंडली में कि गुरु जिस घर में बैठते हैं उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। उनकी दृष्टि तो बहुत अच्छी है लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है? ये एक तरह से गुरु के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये वैसी कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। दिया क्या करता है, चिराग क्या करता है? चिराग पूरे घर को तो रोशन करेगा लेकिन जहाँ पर आप दिए को रखेंगे वो जगह जो उसके नीचे जो होगा वहाँ पर अंधेरा रहता है। तो गुरु आपकी कुंडली में ऐसे ही कार्य करते हैं। जिस घर में बैठेंगे उस घर से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे लेकिन जहाँ देख रहे होंगे वहाँ आबाद कर देंगे उस घर को। जैसे अगर हम बात करें 10th हाउस में, यदि गुरु आपके 10वें घर में हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने कैरियर में सेटल होना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। गुरु आपको सेटल नहीं होने देंगे, आपको हमेशा जॉब चेंज कराते रहेंगे। चाहे आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि आजकल जो आईटी का इंडस्ट्री का जो बन गया है उसमें क्या है, लोग बहुत जल्दी स्विच मारते हैं अपना पैकेज बढ़ाने के लिए। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। आपके 10th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, आपको हमेशा प्रेरित करेंगे कि आप चेंज करें, आप स्विच करें। इससे आपको फ़ायदा है क्या? आपका पैकेज बढ़ रहा है, राइट। लेकिन दूसरा चीज़ क्या है, आपको सेटल नहीं होने दे रहा है एक जगह। आप एक सिटी से दूसरी सिटी भाग रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी भाग रहे हैं, राइट। तो ये गुरु का कार्य है। गुरु यदि आपके 2nd हाउस में है तो क्या होगा, आपको जो धन है, कभी गुरु ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, हद से ज़्यादा नहीं। अगर गुरु आपके 2nd हाउस में है तो दिया तले अंधेरा वाली बात यहाँ पे भी होगी। गुरु आपको कभी भी, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है तो कभी अशुभ नहीं करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, गुरु आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं होने देगा। जब भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी, नहीं पता कहाँ से आपके पास पैसे आ जाएंगे। आप ध्यान देना, यदि आपकी 2nd हाउस में गुरु हैं, कई बार ऐसा होगा आपको लग रहा होगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, आपको कुछ नहीं पता होगा, अचानक से पता नहीं कहाँ से आपके पास पैसे आ जाएंगे। कोई ना कोई माध्यम ऐसा होगा जिससे आपको जो भी पैसों की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। ये काम गुरु करते हैं 2nd हाउस में। लेकिन जैसे हम बात करें से गुरु क्या है, शुभ ग्रह हैं, शुभ के हिसाब से तो उनको बहुत सारा पैसा देना चाहिए लेकिन ये बहुत सारा नहीं देते हैं। ये धीमे धीमे करके इसी तरह से करते हैं क्योंकि चिराग तले अंधेरा। ऐसे ही अगर हम बात करें 10th हाउस की जो हमने बात की थी, आपको स्विच कराते हैं, चेंज कराते हैं, सेटल नहीं होने देते हैं, लेकिन कभी भी आपको काम की कमी नहीं होने देंगे। मतलब आपकी लाइफ में ऐसा पीरियड नहीं होगा जब आपके पास कोई काम नहीं होगा और आप खाली बैठे होंगे घर में।
गुरु ऐसा नहीं होने देंगे, राइट। सेकंड हाउस से होने से और क्या होता है गुरु का, अगर सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में गुरु के होने से गुरु संस्कार का विकारक है। आप बहुत ज़्यादा संस्कारी होंगे, आपके जो फैमिली हैं, जो आपका कुटुंब है, वो भी बहुत संस्कारी होंगे। आप एक संस्कारी फैमिली में जन्म लेने वाले जातक होंगे। गुरु यदि फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस में क्या होगा, फर्स्ट हाउस आप स्वयं हो, राइट। इसमें क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आपको विचारों की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी, आपको पता होगा आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। सेकंड हाउस के जो गुरु हैं, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, सेकंड हाउस के गुरु किसी भी जातक के लिए जो ज्योतिषी में विश्वास ज्योतिष में विश्वास रखता है और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, तो ये समझ लीजिए कि सेकंड हाउस का गुरु आपके लिए वरदान है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ईश्वरी कृपा, भगवान ने स्वयं आपको चुना है एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु सत्य है, ज्ञान है, राइट। तो यदि सेकंड हाउस में गुरु होता है तो आपके मुंह से बोली गई कोई भी बात हमेशा सत्य होती है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, आप जो प्रेडिक्शन देंगे आपको पता भी नहीं होगा कि आपने वो कैसे प्रेडिक्शन दी। आप जो भी मुख से अपने निकालेंगे वो सत्य हो जाएगी बात। इसलिए जब गुरु आपके सेकंड हाउस में हो तो आपको बोलने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। मीन्स किसी के लिए बुरा मत बोलें। यदि आपने बुरा बोला, उसके साथ बुरा होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और आपने ऐसा देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, जब आपने किसी के लिए बुरा बोला, आपने देखा होगा कि उसके साथ बुरा हो गया है। ये गुरु का ही कारण है। इसके अलावा जब गुरु आपके सेकंड हाउस में होते हैं तो वो सातवीं दृष्टि से आठवें हाउस को देख रहे होते हैं। और आठवां हाउस क्या है, आत्मा हाउस, एट्थ हाउस जो है वो ऑकल्ट का हाउस है, तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं का हाउस है, एस्ट्रोलॉजी का हाउस है। और गुरु जहाँ अपनी दृष्टि डालते हैं वो घर गंगा जल के समान हो जाता है। तो यहाँ पर जब गुरु अपनी दृष्टि डालते हैं तो यदि आपको एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी विश्वास है, थोड़ा सा भी आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये समझ लीजिए कि जो भी आप नॉलेज गेन करेंगे, जो भी आप ज्ञान लेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे, वो आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा और आप इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि गुरु को उच्च शिक्षा भी माना जाता है। गुरु आपकी कुंडली में जिस घर में भी बैठे हैं, आपको उस घर से रिलेटेड चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से उस घर की जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए अच्छी और लकी हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, गुरु आपके छठे घर में बैठा है, तो छठा घर क्या होता है, छठा घर आपके सर्वेंट का होता है, आपके एम्प्लॉय का होता है, आपके जो कोवर्कर हैं उनका होता है, आपकी जॉब का होता है, राइट। तो ऐसी स्थिति में यदि आप अपने नौकरों का, जो आपके घर में नौकर हैं, सर्वेंट हैं, जो आपके साथ आपके लिए जो एम्प्लॉय हैं, जो आपके कोवर्कर हैं, आप जहाँ जॉब करते हैं, या आप अपनी जॉब को रिस्पेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा, इससे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छा कार्य करेंगी, राइट। और इससे आपका फॉर्चून, आपका भाग्य भी अच्छा होगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, गुरु आपके सातवें घर में है। सातवें घर का मतलब क्या है, आपका पार्टनर, आपका स्पाउस। तो आप अपने स्पाउस की, आपके अपने पार्टनर का सम्मान कीजिए। गुरु यदि आपके तीसरे घर में है, तीसरा घर क्या होता है, छोटे भाई बहन का होता है, राइट। आपके खुद के पुरुषार्थ का होता है। तो आप अपने छोटे भाई बहनों का सम्मान कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और अपने खुद के पुरुषार्थ की भी रिस्पेक्ट कीजिए। अपना आत्मसम्मान को ठेस मत लगने दीजिए। गुरु यदि चौथे घर में है, चौथा घर क्या है, आपकी माँ का है, आपके जन्म स्थान का है, राइट, आपकी मदरलैंड का है, तो इन सब का सम्मान कीजिए। गुरु यदि आपके नाइन्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस क्या है, आपके पिता का, आपके गुरु का, तो अपने पिता और गुरु का हमेशा सम्मान कीजिए। 11th हाउस में यदि गुरु है तो अपने बड़े भाई का हमेशा सम्मान कीजिए। यदि गुरु फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस आप स्वयं हैं, मीन्स आप अपना भी सम्मान कीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा आगे रखिए,
अपनी हेल्थ को हमेशा आगे रखने में हेल्थ का सम्मान कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत बीमार भी हो गए तो हो जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेगलेक्ट मत कीजिए, अगर नेगलेक्ट करेंगे आपका भाग्य आपका साथ देना धीमे धीमे छोड़ देगा, राइट। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये मानते हैं गुरु जहाँ बैठा है उस घर पे आपके लिए ईश्वरी कृपा है, डिवाइन डिवाइन ग्रेस आपको मिली है उस घर के प्रति। और यदि आप ईश्वर की कृपा का, जो भी आपको ईश्वर ने कृपा दी है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, राइट। गुरु जहाँ बैठा हुआ है उस घर की रिस्पेक्ट ना करने का मतलब हुआ है कि आप भगवान ने जो भी आपको, ईश्वर ने जो भी आपको कृपा दी है उस घर से करस्पॉन्डिंग आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। और जब आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आप समझ सकते हैं, राइट, क्या होगा। इसलिए जहाँ पर भी गुरु बैठे हैं उस घर से रिलेटेड जितने भी कार्य तत्व हैं उसको सम्मान दीजिए, उन सबको सम्मान देना आपकी ड्यूटी बनती है। देखो अभी जो हमने बात की है ये तो हमने एक, हर प्लेनेट के, जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है, हर प्लेनेट के दो रूप होते हैं, एक अच्छा एक खराब। तो अभी जो हमने बात की है ये हमने की है यदि गुरु शुभ बैठा हो आपकी कुंडली में, शुभ फल दे रहा हो। लेकिन यदि आपकी कुंडली में गुरु जो हैं या बृहस्पति जो हैं वो अशुभ तरीके से बैठे हुए हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, उस स्थिति में क्या होगा। उस स्थिति में ये होगा कि आप जो भी गुरु के अच्छे प्रभाव है वो नहीं ले पाएंगे, इसके साथ साथ आपको उसके अशुभ फल मिलेंगे। अशुभ फल मतलब गुरु जैसे संतान का कारक होता है, आपको हो सकता है संतान रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या तो आपकी संतान लेट हो, या संतान हो तो आप उससे परेशान रहें, ये गुरु के कारण हो सकता है। गुरु विवाह का कारक है, आपकी हो सकता है मैरिज ना होने दो, या हो तो वो अच्छा ना हो, राइट। गुरु जैसे क्या आशावादी है, हो सकता है आपकी आशा को निराशा में बदल दें, आप निराशावादी हो जाएं, कहीं पे भी आपको पॉजिटिव थिंकिंग के एहसास ही ना हो, आप हमेशा नेगेटिव बात करें, ये पॉसिबिलिटी है। आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाएं। गुरु क्या है, जैसे मैंने बोला गुरु संस्कार हैं। हो सकता है आप धर्म को ना मानने वाले हो जाएं, नास्तिक हो जाएं, आप सही और गलत में पहचान ना कर पाएँ, हमेशा गलत बात को चुनें, क्लैरिटी आपके विचारों में ना हो पाए, आप सही का साथ देने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाएँ, आप दे ना पाएँ सही का साथ, राइट। आप अपनी झूठी शान आडंबर में रहें, ये आपको एक झूठा आशावादी भी बना सकता है, फॉल्स होप जिसे आप कहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होता है वो झूठे आशा में ही रहते हैं, आपको केयरलेस लापरवाह बना सकता है, अनकन्वेंशनल बना सकता है, राइट। बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बना सकता है, मतलब जो आपको पता है ही नहीं उसके लिए भी आप वैसा सोचने लग जाओ, आपको जुआरी बना सकता है, आपका जो मान सम्मान है उसमें ठेस पहुंचा सकता है, आपको हो सकता है ह्यूमिलिटी का भी एहसास हो कभी, ये आपको वो एहसास करा सकता है, राइट। साथ ही साथ आपको कैंसर जैसे रोग भी दे सकता है, क्यों, क्योंकि गुरु क्या है, एक्सपेंडिचर है, मैंने बोला ना एक्सपेंडिचर, सॉरी मैं गलत बोल गया, एक्सपेंड है, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देता है। तो यदि गुरु आपके 6 हाउस में बैठ गए और अशुभ हो गए तो क्या होगा। 6 हाउस क्या है आपका, रोग है, ऋण है, रिपु है, अशुभ फल दे गए, साथ में क्या है, बढ़ावा देगा गुरु। रोग अगर आपके बढ़ जाएंगे, आपको छोटी सी बीमारी हुई कैंसर जैसी, मतलब छोटी बीमारी हुई कहीं पे, हो सकता है वो बीमारी धीमे 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 बहुत बड़ी बन जाए, राइट, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाए। आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो जाए। इसके साथ साथ आपका मिस फॉर्चून भी गुरु ला सकता है, आपका जो कैलकुलेशन है वो भी हो सकता है कि गलत हो अधिकतर, राइट। आपको गुरु बदनाम भी कर सकता है यदि आपकी कुंडली में गुरु सही नहीं है तो। गुरु के बारे में और थोड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आप, जैसे मैंने ये इस तरह की टेबल मैंने हर ग्रह के लिए बनाई है, यहाँ पे मैंने गुरु के लिए भी उसी तरह की बनाई है। अब थोड़ा सा मैं स्पीड से इसको कवर करना चाहूँगा क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, आगे हमें गुरु के बारे में और भी जानकारी देनी है, ठीक है। तो गुरु के लिए जो शुभ जो शुभ दिन माना जाता है गुरुवार, जो भी गुरु के कार्य होते हैं, यदि गुरु आपकी कुंडली में सही नहीं है तो उसके जो भी उपाय होते हैं हम वो गुरुवार को ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं, गुरुवार को ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार ही गुरु का मेन डे माना जाता है, उनका दिन माना जाता है।
यदि हम रंग की बात करें तो येलो कलर जो होता है, पीला कलर होता है, वो गुरु का कलर होता है। दिशा की बात करें तो ईशान दिशा जिसको हम बोलते हैं, उत्तर पूर्व दिशा, ये गुरु की ही दिशा है। यदि आपकी कुंडली में वास्तु में स्पेशली अगर वहाँ पे गुरु सही नहीं है आपके वास्तु शास्त्र के हिसाब से, तो आपको अपने घर का ईशान या उत्तर पूर्व हिस्सा देखना चाहिए। ऋतु की बात की जाए तो हेमंत ऋतु जो है वो गुरु की ऋतु मानी गई है। स्वराशि, स्वराशि का मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था कि हर ग्रह की कोई ना कोई राशि होती है, मीन्स वो किसी ना किसी राशि को रूल करता है, उसका स्वामी होकर बैठता है। तो गुरु के लिए कौन सा है, धनु मीन्स 9 नंबर की राशि जिसको हम बोलते हैं सेगिटेरियस, और मीन मीन्स 12 नंबर की राशि जिसको हम बोलते हैं पाइसेस। ये दोनों ही गुरु की राशियाँ हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्वराशि। मूल त्रिकोण राशि की बात की जाए तो मूल त्रिकोण राशि जो है धनु राशि, जब गुरु जो है धनु राशि में 0 से 30 डिग्री के बीच में, 13 मतलब 0 से 13 डिग्री, 13 जब 0 से लेकर 13 डिग्री के बीच में धनु राशि में अगर यदि गुरु होंगे तो हम इसको कहते हैं कि गुरु यहाँ पर अपने बहुत अच्छे फल देंगे। इसको हम मूल त्रिकोण राशि बोलते हैं गुरु की। जो उच्च राशि के जो गुरु होंगे उससे थोड़ा सा कम फल देंगे बस, ठीक है। गुरु की उच्च राशि क्या होगी, उच्च राशि गुरु की है कर्क, 4 नंबर की राशि है, वो भी कब, 0 से 5 डिग्री के बीच में। यदि गुरु अपने कर्क राशि में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर उच्च के फल देंगे अपने। उच्च के फल वो दोनों तरह के हो सकते हैं। यदि हम बात करें कि शुभ फल, वो भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। यदि वहाँ पर गुरु अशुभ बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं से एफ्लिक्शन में है, तो अशुभ फल भी बहुत ऊंचे वाले देंगे गुरु, राइट। नीच राशि की बात की जाए तो मकर राशि में जब गुरु होंगे 0 से 5 डिग्री में, तो वहाँ पर नीच के फल देंगे अपने, राइट। अशुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे वो। नैसर्गिक मित्र ग्रह गुरु के कौन कौन से हैं। नैसर्गिक मित्र ग्रह का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गुरु के फ्रेंड कौन है, जहाँ पर गुरु एक अपने आप को बहुत सहज महसूस करते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से जब मिलते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, अच्छा। ऐसे ही जब गुरु अपनी कुंडली में किसी मित्र ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो वहाँ पर वो बहुत अच्छा फील करते हैं, राइट। तो गुरु के लिए नैसर्गिक मित्र ग्रह कौन कौन से हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। और इनकी राशियाँ जो होती हैं उनको मानते हैं कि गुरु की वो मित्र राशि हैं। जब गुरु यहाँ पर बैठते हैं तो उनको लगता है मैं अपने मित्र के घर में बैठा हुआ हूँ। तो कौन कौन सी राशियाँ हैं वो, 1, 4, 5 और 8, मीन्स मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक। ये जो राशियाँ हैं ये गुरु की मित्र राशि मानी जाती है। अब यदि हम बात करें सम राशि की, गुरु की सम राशियाँ कौन कौन सी हैं। सम राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जो कि सम ग्रह के रूल होती हैं। सम ग्रह का मतलब क्या होता है, पहले हम सम ग्रह को समझ लेते हैं। नेचुरल ग्रह मतलब ऐसे ग्रह जहाँ गुरु के साथ अगर वो होते हैं तो ना तो उसके कार गुरु के जो कारक तत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उसमें बढ़ोतरी करते ना ही घटोतरी करते, मतलब ना तो उनको बढ़ाते ना ही उनको कम करते हैं, न्यूट्रल, राइट। तो ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं, शनि और राहु। जब भी शनि और राहु के साथ गुरु अगर होंगे तो वहाँ पर वो एक तरह से न्यूट्रल ग्रह का कार्य करेंगे, ये दोनों ग्रह गुरु के लिए। और जब वो शनि की राशि में होंगे या राहु की राशि में होंगे, राहु की तो कोई राशि होती नहीं है, वैसे कुंभ राशि को राहु की राशि माना जाता है। तो अगर शनि और राहु की राशि में होंगे जब, तो वो वहाँ पे एक तरह से सम राशि का कार्य करेंगे, जो कि कुंभ और मकर होती है, मतलब 10 और 11 नंबर की राशियाँ होती हैं। शत्रु, गुरु के जो शत्रु ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, बुध और शुक्र को गुरु के नैसर्गिक शत्रु का माना गया है। और उनकी जो राशियाँ होती हैं, माना गया है कि गुरु अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं अगर गुरु उस पोजीशन पर होते हैं। मतलब यदि गुरु 2, 3, 6, 7 नंबर के घर में बैठे हैं, नंबर मतलब जहाँ ये राशियाँ बैठी हैं, मीन्स यदि गुरु वृषभ राशि में है, मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है या तुला राशि में, तो माना जाता है कि गुरु अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। अब यदि बात की जाए राज अधिकार की, तो गुरु को कौन सी उपाधि दी गई है, गुरु को दी गई है राजगुरु की, राजा का गुरु। लिंग की बात की जाए तो गुरु को पुरुष प्रधान माना गया है, राइट। जाति की बात की जाए तो गुरु को ब्राह्मण माना गया है, तो जो भी ब्राह्मण होते हैं उनको गुरु का ही स्वरूप माना गया है। गोत्र की बात की जाए अंगरा, तो जैसे मैं यही नहीं, मैं बाकी सबके लिए भी बताऊँ। अभी जैसे मैंने और भी जो ग्रह कवर किए हैं उसमें भी मैंने गोत्र लिखा हुआ है। गोत्र कुछ और नहीं, वंशज हैं, कि मतलब ये ग्रह अगर हम हिंदुओं की जो मान्यता है, जो वेद पुराण जो हैं उसके अनुसार अगर हम माने, तो ये
इस हायरार्की से बिलोंग करते हैं, इनके वंशज हैं। मीन्स जैसे हमने बोला कि हिंदू मान्यता के अनुसार गुरु को क्या मानते हैं, ऋषि अंगरा का पुत्र मानते हैं। मतलब ये ऋषि अंगरा की जो हायरार्की है, जो उनके वंशज हैं, ये उसके परिवार से ही हैं उनके, राइट। तो इसी तरह से जैसे किसी को मैंने भारद्वाज का गोत्र माना गया है, किसी को माना है अत्रि, तो मतलब जो ऋषि भारद्वाज थे वो उनके परिवार के उनके वंशज माने गए। अत्रि मतलब ऋषि अत्रि जो हैं उनके वंशज माने गए। तो गोत्र से मतलब यहाँ पर ये है, राइट। जो गोत्र है, क्योंकि हो सकता है कई लोग ये सोचें कि ग्रह में गोत्र का क्या काम, लेकिन हर एक ग्रह को हिंदू में, हिंदू मान्यता के अनुसार उनको देवता माना गया है और उनका जन्म किसी न किसी वंश में हुआ है, राइट। अब यदि तत्व की बात की जाए, एलिमेंट, तो गुरु को माना गया है आकाश। एलिमेंट जो है वो गुरु का एलिमेंट है। प्रकृति की बात की जाए तो पित्त, जो पित्त है वो गुरु की प्रकृति मानी गई है। तो यदि हम बोलें यदि किसी की कुंडली में गुरु सही नहीं है तो उसको पित्त रिलेटेड रोग हो सकते हैं, ठीक है। गुड़ की यदि बात की जाए तो गुरु जो है वो सतगुण को ही रिप्रेजेंट करते हैं। स्वाद की बात की जाए तो मधुर मधुर और रसीला जो स्वाद है वो गुरु का होता है। तो स्वाद से ये मतलब नहीं होता है कि हम ग्रह को खाएंगे, खाने में उनका टेस्ट ऐसा होगा, नहीं। इसका मतलब होता है कि जो भी मधुर और रसीली फल, फ्रूट, सब्जी हैं वो गुरु को रिप्रेजेंट करती हैं। धातु की अगर हम बात करें तो सोना और पीतल जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। रत्न में पुखराज, येलो सफ़ायर होता है जो, वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है अपनी उंगली में पुखराज को पहनते हैं, वो किसी ना किसी ज्योतिषी से कंसल्ट करने के बाद ही पहनते हैं, और वो गुरु को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहनते हैं, राइट। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी रत्न को धारण करें तो बहुत अच्छे से कंसल्ट करने के बाद ही करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट दे सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी आप कोई रत्न पहनते हैं किसी ग्रह के लिए, तो वो उसके कारक तत्व को और ज़्यादा मजबूती देता है, उसको और बलशाली बनाता है। तो यदि उस समय वो प्लैनेट किसी गलत हाउस का लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है या गलत हाउस में बैठा हुआ है, तो क्या होगा, वो उसके कार्य तत्व को बढ़ा देगा। और इस समय फिर ऐसे में क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होगी उस घर से करस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर यदि गुरु आपके 6 हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, लॉर्डशिप 8वें घर के लिए बैठा हुआ है, तो क्या होगा, 6 हाउस आपका क्या होता है, शत्रु का, ऋण का, रिपु का, कर्जे का। तो आपको हो सकता है मुकदमाबाजी में लगा दे, बहुत ज़्यादा आपके शत्रु बन जाएँ, बहुत ज़्यादा आपकी लड़ाइयाँ हों वर्कप्लेस पे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। इसी में हम अगर 8वें घर की बात की जाए तो 8वां घर भी ऐसे ही होता है, वो भी संघर्ष के लिए होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बढ़ा सकता है। इसलिए आपको पहले ये देखना पड़ा बहुत ज़रूरी है कि वो ग्रह किस घर का कारतत्व को लेके बैठा हुआ है, किस घर की लॉर्डशिप लेके बैठा है, किस घर में बैठा हुआ है, और आपके लिए क्या ज़्यादा प्रायोरिटी पर है। क्योंकि कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव दोनों फल देगा। आपके लिए जो पॉजिटिव फल है अगर वो ज़्यादा प्रायोरिटी पर है तो आप उसके अनुसार पहने। दान की बात की जाए तो जो पीले रंग का जितना भी येलो कलर का जो दान होगा वो गुरु के लिए होता है। चने की दाल आप कर सकते हैं, पीला कपड़ा कर सकते हैं, पीतल कर सकते हैं, और पुराने ज़माने में आपने देखा होगा लोग सोना भी करते थे। अब तो गोल्ड इतना महंगा हो गया कि कोई भी दान नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये भी आप दान कर सकते हैं। दृष्टि की बात की जाए तो हर ग्रह की कुछ ना कुछ दृष्टि होती है। गुरु की भी दृष्टि होती है और 3 दृष्टि मानी जाती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि जो होती है वो होता है गुरु जहाँ बैठा है उससे 5वें घर में जब देख रहा होता है। 7वीं दृष्टि का मतलब है 7वें घर में देख रहा होता है। 9वीं दृष्टि का मतलब है कि वो 9वें घर में देख रहा होता है, राइट। स्वभाव की बात की जाए तो गुरु जो है काफ़ी सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं। अवस्था की बात की जाए तो गुरु जो है प्रौढ़ अवस्था गुरु की मानी गई है, ठीक है। प्रभाव, गुरु का प्रभाव सबसे ज़्यादा कब होता है? गुरु का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है पूर्वाह्न में, सुबह के टाइम पर। गति की बात की जाए तो गुरु बकरी और मार्गी दोनों गति करते हैं। संबंध में गुरु गुरु का संबंध होता है, उनका पिता से भी उनका रिलेशन होता है। किसी भी महिला की कुंडली में उसके पति को भी हम गुरु से मानते हैं, संतान भी जो है वो गुरु से मानते हैं। राशि में अवधि की बात की जाए तो एक राशि को चेंज करने में गुरुओं को जो है 1 साल लग जाता है, मतलब राशि परिवर्तन का जो टाइम है वो 13 माह माना गया है। कारक भाव, मतलब ऐसे कौन से घर हैं जहाँ पे गुरु बहुत अच्छा अपना प्रभाव देते हैं, वो है 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। यदि गुरु इन ग्रहों में हैं तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रभाव देते हैं। काल पुरुष की कुंडली में गुरु को ज्ञान और सुख का कारक माना गया है। शरीर के अंग की बात की जाए तो गुरु को पेट, चर्बी, नाक और
यकृत मतलब लीवर की जो है और उसको माना गया है। नक्षत्र की बात की जाए तो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद जो है, इन तीनों ग्रहों का लॉर्डशिप जो है वो गुरु के पास है, मतलब गुरु इन तीनों राशियों का, इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी माना गया है। अब हम बात करते हैं गुरु की दृष्टि की। तो गुरु की 3 दृष्टि मानी गई है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो गुरु जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ से 5वें घर में, 9वें घर में और 7वें घर को देख रहे होते हैं। और जिस घर में भी ये दृष्टि पड़ जाती हैं वो समझ लिए कि गुरु वहाँ पर गंगा जल का काम कर देते हैं। मीन्स यदि गुरु साथ, जैसे जो मैंने सामने आपको दिखाया हुआ कुंडली में, यहाँ पे गुरु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो अपने 5वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहे हैं, 9वीं दृष्टि के 9वें घर को देख रहे हैं। इस केस में हम कह सकते हैं कि गुरु इन तीनों घरों को बहुत ज़्यादा शुद्ध कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुभ कर रहे हैं, वहाँ के शुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो आपकी जो संतान होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आपको जो ज्ञान होगा बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, आप हमेशा पढ़ने, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते होंगे, क्योंकि 5वीं दृष्टि आपके 5वें घर पे पड़ रही है। राइट। मंगलकार, आपके घर में मंगलकार होते रहेंगे। एग्जीक्यूशन, 5वां क्या और एग्जीक्यूशन होता है, तो आप जो प्लानिंग करते हैं ना उसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करते होंगे। राइट। 7वें घर की बात की जाए तो हो सकता है कई बार ऐसा देखा गया कि पति पत्नी में नहीं बनती, लेकिन यदि गुरु की दृष्टि 7वें आपके 7वें घर पर पड़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आप लोगों डिवोर्स नहीं होगा, आप लोगों का, आप लोग हमेशा सही से रहेंगे। हो सकता है कुछ वाद विवाद हो, लेकिन तब भी कंडीशन ऐसी नहीं आएगी कि आप लोग अलग हो जाएं। राइट। बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अच्छा चलेगा आपका। ऐसे ही गुरु की दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि 9 घर में पड़ रही है। 9 घर क्या है, आपका धर्म का होता है, तीर्थ यात्रा का होता है। राइट। तो इसमें क्या होता है, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाले होंगे, आपके आपके पिता से काफ़ी अच्छे संबंध होंगे, गुरु से आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। राइट। 9वां घर आपका विदेश का रहने का भी स्थान होता है, तो हो सकता है आप विदेश में रहना आपका हो जाए। राइट, आप विदेश की यात्रा करें, ये भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें गुरु की दृष्टि से निर्भर कर रही हैं, उससे निकल रही हैं। इसके अलावा यदि हम और भी एग्जाम्पल लें तो यदि गुरु आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है, मतलब 10वें घर में बैठा है, तो उसकी जो 5वीं दृष्टि होगी वो क्या होगी गुरु की, वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी। ठीक है। तो सेकंड हाउस पे 5वीं दृष्टि पड़ने से मतलब है कि आपका सेकंड हाउस हमेशा आबाद रहेगा, इस व्यक्ति के पास हमेशा पैसा रहेगा, इससे हम ये बोल सकते हैं। और उसकी 9वीं दृष्टि क्या पड़ेगी गुरु की, 6वें भाव पे पड़ेगी। 6वें भाव पे पड़ने का मतलब क्या है कि 6ठा भाव जो है वो भी आबाद हो जाएगा। 6ठा भाव क्या होता है, आपकी जॉब का, सर्विस का। राइट। तो इस व्यक्ति की कभी भी जॉब की कमी नहीं होगी, हमेशा वो जॉब करता रहेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला था, होता क्या है कि गुरु जहाँ बैठा होता है उस घर को वो जो है हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल देता है, क्योंकि दिया तले अंधेरा, उस घर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होगा, 10वें घर में बैठा हुआ है, इस व्यक्ति का प्रोफेशन और करियर कभी भी स्टेबल नहीं होगा, हमेशा अनस्टेबल रहेगा। राइट। तो इस तरह से हम ये चीज़ देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि काल पुरुष की कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो क्या होता है, आपकी पास्ट लाइफ को दर्शाता है। और गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो भी इसी चीज़ को दर्शाती है। तो जहाँ पर भी गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती है, इसका मतलब आपके पूर्व पुण्य जो है वहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं। आपको जो भी चीज़ उस घर से मिलेगी वो आपके पुराने जन्म में आपने जो भी कार्य किए थे उसके अनुसार मिलेगी। राइट। तो यदि गुरु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, उसकी 5वीं दृष्टि 6ठम भाव पे पड़ रही है, ऐसे व्यक्ति अपने जो दैनिक कार्य का जो वातावरण होगा, जो सहयोगियों के साथ जो कार्य करेगा, उसमें एक मार्गदर्शक की तरह करेगा। ठीक है। क्योंकि 5वीं दृष्टि क्या, 5वां हाउस क्या होता है, वो शिक्षा का भी होता है, मार्गदर्शन का भी होता है। तो वो क्या होगा, जहाँ पर भी गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर उस घर के प्रति वो मार्गदर्शन करेगा ही करेगा। ठीक है। 7वीं दृष्टि की अगर हम बात की जाए गुरु की, इसी तरह से, तो जैसे मैंने बोला कि गुरु की दृष्टि अगर जिस भाव में भी पड़ेगी 7वीं दृष्टि, वो वहाँ पर भी अपना साझा करेगा ज्ञान। तो यदि गुरु अपने चौथे भाव में बैठा है, 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी गुरु के, 10वें घर में पड़ेगी। 10वां घर क्या है, उसके कार्यस्थल का है, तो वहाँ पे लोगों के साथ अपना ज्ञान को साझा करेगा, अपनी नॉलेज को शेयर करेगा। राइट। यदि गुरु किसी के भी कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसका जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी, 9वीं दृष्टि वो एकादश भाव में पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, आपकी जो मनोकामना है, इच्छा पूर्ति का जो घर है वो 11वां घर है। तो आपकी जो मनोकामना है वो सारी की सारी पूर्ण होगी, किससे, आपके भाग्य से, आपके पूर्व जन्म के
जो भी आपने अच्छे कार्य किए हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से हम गुरु की जो अलग अलग दृष्टियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस घर में कैसा प्रभाव आ रहा है। ये सारे सिग्निफिकेंस को आपको आपस में जोड़ना होगा, अपनी कुंडली में लगाना होगा, तभी आप गुरु के असली प्रभाव को समझ पाएंगे। यदि हम गुरु की और चर्चा करेंगे तो ये बंद नहीं होगी, बहुत ज़्यादा चर्चा हो सकती है, लेकिन आज के टॉपिक को हम यही विराम देते हैं। ठीक है, आपको गुरु से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल चाहिए हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैंने अपने नोट्स बना रखे, वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कराऊँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे, जो मैंने मेल आईडी दे रखी है और जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए हो, ज्योतिष रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको कोई भी जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान ज्योतिष के थ्रू चाहिए हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर मैंने इसी स्लाइड में दे रखा है, इसके साथ साथ वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़े और वो भी अपने जीवन के बारे में समझ पाएँ। धन्यवाद।